क्या होता है जब अकेलापन इतना गहरा हो जाए कि वो दूसरी दुनिया के लिए एक दरवाज़ा बन जाए। आज हम हिंदी हॉरर फिल्म इंसिडेंट चैप्टर 1 की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि डर का असली चेहरा आखिर होता कैसा है। तो कहानी शुरू होती है निशा के इस एक सेंटेंस से। और ये लाइन सिर्फ उसके डर को नहीं दिखाती, बल्कि ये उसकी पूरी जिंदगी की कहानी बता देती है। अंधेरे से ये जो डर है ना, यही उसकी बेबसी और उसके अकेलेपन की निशानी है। और यही चीज उसे आने वाले खतरे का एक आसान निशाना बनाने वाली है। तो सबसे पहले हम चलते हैं निशा की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां अकेलापन सिर्फ एक खालीपन नहीं है, बल्कि एक साए की तरह है जो हर वक्त उसके साथ रहता है। और यही अकेलापन उन बुरी ताकतों के लिए एक खुला दरवाजा बन जाता है जो बस एक मौके की तलाश में है। सोचिए, निशा की दुनिया कितनी खामोश है। माँ बाप है नहीं, और भाई वो भी अपने काम की वजह से ज्यादातर बाहर ही रहता है। घर का सन्नाटा उसे हर पल काटने को दौड़ता है। ये सिर्फ अकेलापन नहीं है, ये एक ऐसी कमी है जिसे भरने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और इसी साथी की तलाश में वो एक पुरानी बेजान सी गुड़िया को अपने घर ले आती है। एक ऐसा खिलौना जो उसे सुकून देने वाला था, लेकिन असल में वो अपने साथ एक ऐसा अनचाहा मेहमान ले आई थी जो बहुत जल्द उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बनने वाला था। वो उस गुड़िया को नाम देती है भवानी, अपनी माँ का नाम। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये अपनी माँ की उस कमी को पूरा करने की एक बेबस कोशिश थी। वो अपने सारे एहसास, अपना सारा दर्द उस बेजान गुड़िया में डाल देती है, ये जाने बिना कि वो किसी और चीज को भी दावत दे रही है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक मासूम सी दोस्ती की ये कोशिश धीरे धीरे एक भयानक सपने में बदल जाती है। धीरे धीरे ना घर का माहौल बदलने लगता है। अजीब सी गंध, परछाइयां और फिर वो खौफनाक सपने। ऐसे सपने जहां निशा को लगता है कि कोई अनजान ताकत उसकी छाती पर बैठकर उसका दम घोट रही है, और वो चाहकर भी हिल नहीं पाती, चिल्ला नहीं पाती। अब देखिए, साइंस में इसका एक एक्सप्लेनेशन है। इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। एक ऐसी हालत जहां दिमाग तो जाग जाता है पर शरीर सोया रहता है और डर बिल्कुल हकीकत जैसा लगता है। लेकिन सवाल ये है कि जो निशा के साथ हो रहा है, क्या वो सच में सिर्फ दिमाग का एक खेल है? क्योंकि उसके लिए तो ये एहसास बहुत ज्यादा असली है। तो असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक वहम है या फिर कोई बुरी आत्मा सच में उसके जिस्म पर कब्जा करना चाहती है? और इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलने वाला था, क्योंकि वो अनजान ताकत अब और अंधेरे में छिपने के लिए तैयार नहीं थी। अब वक्त था उसका असली चेहरा देखने का। तो एक रात निशा के सामने आ जाती है वो खुद, मतलब उसकी हमशक्ल, एक आत्मा जो हूबहू उसी की तरह दिखती है। और उसका मकसद एकदम साफ है। वो कहती है, मुझे तुम्हारे शरीर में जगह चाहिए। निशा बेचारी अपनी पूरी हिम्मत से लड़ती है, पर वो अकेली है, और सामने वाली ताकत वो तो हर पल और मजबूत होती जा रही है। अब ये लड़ाई सिर्फ डर की नहीं, बल्कि अपने वजूद को बचाने की है। जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो जाते हैं, तब निशा के भाई को एहसास होता है कि ये लड़ाई वो अकेले नहीं जीत सकते। अब उन्हें किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, किसी ऐसे की जो इन अंधेरी ताकतों को समझता हो। और तभी एंट्री होती है अर्जुन की, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिसके लिए ये सब कोई नई बात नहीं है। वो घर में कदम रखते ही समझ जाता है कि सारे फसाद की जड़ वो मासूम से दिखने वाली गुड़िया ही है। पर अर्जुन की भी अपनी एक दर्दनाक कहानी है। उसने भी अपनी बेटी को एक ऐसी ही बुरी ताकत के हाथों खो दिया था। तो उसके लिए ना ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक मौका है अपनी उस गलती को सुधारने का। वो निशा के दर्द में अपना दर्द देखता है। अर्जुन का काम करने का तरीका एकदम साफ है। पहले दुश्मन को समझो, फिर उस पर वार करो। वो निशा से पूरी बात करता है ताकि वो उस आत्मा की ताकत और सबसे जरूरी उसकी कमजोरी का पता लगा सके। और फिर सच सामने आता है। उस आत्मा का नाम है मोनिका, एक ऐसी लड़की जिसे बेरहमी से मार दिया गया था, और उसकी आत्मा उसी गुड़िया में फंस गई जिसे निशा ने उठाया था। मतलब वो भी एक विक्टिम ही है जो अब शिकारी बन चुकी है। तो अब वक्त आ गया है आखिरी मुकाबले का। एक तरफ है निशा की जिंदगी, और दूसरी तरफ एक ऐसी भटकती आत्मा जो दोबारा जीने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अर्जुन जैसे ही पूजा शुरू करते हैं ना, कमरे में तूफान आ जाता है।
मोनिका की आत्मा पूरी ताकत से पलटवार करती है। चीजें हवा में हैं, लोग इधर उधर गिर रहे हैं और निशा की जान अब सच में खतरे में है। लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वो शक्तिशाली मंत्रों का जाप करता है। हर एक मंत्र एक हथियार की तरह उस आत्मा की ताकत को कमजोर कर रहा है। यह अच्छाई और बुराई की एकदम सीधी टक्कर है। और आखिर में जीत होती है विश्वास की। अर्जुन कामयाब हो जाता है। वो मोनिका की आत्मा को निशा के जिस्म से निकालकर वापस उसी गुड़िया में कैद कर देता है। लेकिन ये जीत आधी अधूरी है। अर्जुन साफ साफ चेतावनी देता है, इस बॉक्स को कभी भी खोलना नहीं है, क्योंकि अगर मोनिका इस बार बाहर आई तो वो पहले से दोगुनी ताकतवर होगी और तब उसे रोकना नामुमकिन होगा। पर जाते जाते मोनिका एक ऐसा राज खोल जाती है जो अर्जुन को अंदर तक हिला देता है। वो बताती है कि उसकी अपनी बेटी मरने के बाद भी सुकून में नहीं है, वो तकलीफ में है। सोचिए, एक आत्मा को बचाते हुए उसे पता चलता है कि उसकी अपनी लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। तो कहानी यहां खत्म हो जाती है, पर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। निशा तो बच गई, पर क्या हर भटकती आत्मा को बचाया जा सकता है? और जब बचाने वाला खुद ही जख्मी हो तो ऐसी जीत का क्या मतलब? शायद ये लड़ाइयां कभी खत्म ही नहीं होती।